गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन दुनिया की हालत कुछ ठीक नहीं है। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के बिल्कुल कगार पर है। रशिया और यूक्रेन तो आपस में लड़ ही रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन के इन्वेड कर दिया है, यूक्रेन पे चढ़ाई कर दी है। यूक्रेन की फोर्सेस लगभग हाथ खड़े कर रही है, घुटने टेक दे रही है। लेकिन कुछ कुछ जगहों में अभी तो शुरुआत है, अभी दूसरा दिन चला है। एक दो दिन के अंदर अंदर पूरा यूक्रेन कीव, खार्किव, पूरा का पूरा यूक्रेन लगभग सरेंडर कर ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन बात क्या है, मैं आज पूरा लड़ाई का अपडेट नहीं देने आया हूं। पर हाँ, एक सवाल जरूर हमारे दिमाग में होगा कि इस लड़ाई का, ये पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर के कगार पर लाने का जो श्रेय है, ये किसको जाता है? मतलब कि इस पूरी लड़ाई का विलेन आखिर कौन है? बहुत सोच रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि रशिया गलत, कई यूक्रेन, या कई कुछ दूसरे कयास लगा रहे हैं। वही सवाल हमारा भी है, उसी पे हम लोग बात करने आए अभी का। फिलहाल इस बारे में हम बात कर रहे हैं कि विलेन कौन है, द मॉन्स्टर रशिया या बेचारा सा यूक्रेन, या फिर इसमें किसी और का शैतानी खोपड़ी है या शैतानी दिमाग चल रहा है। कौन है? तो इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। लेकिन खैर, अभी छोटा छोटा बताता हूँ। रशिया और यूक्रेन का कोई भी आमना सामना नहीं है। आमना सामना है, जिन आमना सामना तो हो ही रहा है ना। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। रशिया यूक्रेन से बहुत आगे है। देखो, जब लड़ाई होती है तो दोनों साइड नुकसान होता है, और जो इन्वेडर होता है, जो ऑफेंडर होता है, उसका नुकसान ज्यादा होता है रादर देन डिफेंडर का, जहां पे इन्वेड किया जाता है। तो जब रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड कर ही दिया है, चढ़ाई कर ही दी है, तो ज्यादा नुकसान रशिया का होने वाला है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन कितना ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा? रशिया तो आखिर रशिया है यार। रशिया ने जो अपने हथियार है वो अमेरिका से लड़ने के लिए बनाए हैं, यूक्रेन जैसे छोटे देश के लिए नहीं बनाया। तो यूक्रेन को तो वो एक दिन दो दिन में खत्म कर देगा, पूरा कैप्चर कर ही देगा। खैर, उसका यूक्रेन को कैप्चर करने का इरादा है या नहीं है, इस पे तो नहीं जाएंगे, इस पे फिर बात करेंगे। लेकिन हाँ, कैप्चर करने का इरादा नहीं नजर आ रहा है। अगर कैप्चर ही करना होता तो जो दो स्टेट्स, जो सेपरेटिस्ट स्टेट्स है, उसको अपने में मिला देता, उनको अलग देश की मान्यता नहीं देता। लेकिन खैर, अभी मसला ये है कि विलेन कौन है। हम कह रहे हैं नॉर्मली क्या दिख रहा है कि यूक्रेन पे चढ़ाई कर दी है रशिया ने। तो भाई रशिया ने यार, थोड़ा तो लिहाज करो, छोटा सा देश है, इस तरह से चढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको समझने के लिए मैं बस इतना सा कह रहा हूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां थी। पूरी दुनिया लगभग दो भागों में बंट गई थी। एक था यूएसएसआर, दूसरा था यूएसए। तब से ही कोल्ड वॉर चला रहा। कोल्ड वॉर में कुछ देश रशिया के सपोर्टर थे, यूएसएसआर के सपोर्टर थे, कुछ देश अमेरिकन सपोर्टर बने लगे, और इसी तरह से लड़ाई चलती रही। ये लड़ाई में आमने सामने ये कभी भी नहीं आए, लेकिन एक दूसरे से, या एक देश दूसरे देश से लड़वाने का काम इन लोगों ने किया, और उसमें महारत हासिल है मेरे हिसाब से यूएसए को। मतलब कि इंडिया की पाकिस्तान के साथ लड़ाई होने का कहीं ना कहीं यूएसए को भी श्रेय जाता है। और अफगानिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी अभी तक है, उसका श्रेय भी पूरा का पूरा यूएसए को जाता है। रशिया के टूटने का श्रेय भी, यूएसएसआर के टूटने का श्रेय भी यूएसए को जाता है। इतना ही नहीं, जो गल्फ कंट्रीज में जो अनस्टेबिलिटी है, इराक में उन्होंने अपनी कठपुतली सरकार बना दी, इराक में अनस्टेबिलिटी लाई, दूसरे गल्फ कंट्रीज में, कुवैत में। तो ये सारा का सारा श्रेय यूएसए को जाता है। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन है, वो कहीं ना कहीं यूएसए ने उनका सपोर्ट किया या फंड किया, या डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली उनकी हेल्प जरूर की। ये कहा जाता है, लादेन का नाम सबसे आगे आता है कि लादेन की पूरी ट्रेनिंग, उसको वेपन सप्लाई करना, ये सब यूएसए ने किया था। बेशक बाद में लादेन यूएसए के लिए ही सिरदर्दी हो गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है इनिशियल स्टेज में यूएसए ने ही इनको काफी
प्रोत्साहन दिया था कि तुम यूएसएसआर के साथ लड़ो या फिर तुम लोकल गवर्नमेंट्स के साथ लड़ो, या लोकल गवर्नमेंट्स जो यूएसए का सपोर्ट नहीं कर रहे उनके साथ लड़ो। और अभी जब सीरिया में भी लड़ाई चली हुई थी, जो आईएसआईएस ने जरा सीरिया पे कंट्रोल किया था, वहां पे भी यूएसए चाह रहा था कि वहां का जो प्रेसिडेंट है अल असद है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि अल असद जो है रशिया का सपोर्टर था। तो यूएसए चाह रहा था कि कैसे कैसे अल असद की गवर्नमेंट को उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाए और वहां पे यूएसए अपनी कठपुतली सरकार बनाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यूएसए ही नहीं, रशिया भी यही चाहता होगा कि ज्यादातर देशों में रशियन सपोर्टेड गवर्नमेंट बनती जाए, लेकिन यूएसए इसमें कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया है। तो ऐसे में एक बात समझने की जरूरत है कि आखिर दोस्ती किसकी अच्छी है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि रशिया की दोस्ती बहुत अच्छी है, रशिया भारत के लिए जरूरी है, अमेरिका भारत की मजबूरी है। क्योंकि अभी जो वर्ल्ड पावर है वो तो अमेरिका को ही माना जाता है, क्योंकि इकोनॉमी भी अमेरिका की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रशिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अभी उस पे इस लड़ाई के बीचों बीच में नाटो ने, यूएसए ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूएनएससी की मीटिंग होने वाली है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, उसमें भी वोटिंग होगी। खैर उसमें चाइना हो सकता है कि हो सकता नहीं, पता ही है, चाइना रशिया का साथ देगा। अगर उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं तो चाइना अपना वीटो वहां पे कर सकता है। इंडिया का उसमें क्या पक्ष रहने वाला है, क्योंकि इंडिया भी अभी वहां पे 2 साल के लिए कम से कम परमानेंट मेंबर जरूर है। तो इंडिया का भी उसमें वोटिंग होगा, इंडिया का स्टैंड किस साइड होगा ये भी जानने वाली बात है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है इंडिया का जो पक्ष है, इंडिया न्यूट्रल ही रहेगा। तो अभी विलेन की बात कर रहे हैं, तो आखिर विलेन कौन है इसको समझने के लिए जरा सिचुएशन पे जाना पड़ेगा। देखो, जब नाटो बना था, नाटो में 30 देश है, नाटो है अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो ने क्या किया, नाटो एक सैन्य गठबंधन है कि इन 30 देशों का सैन्य गठबंधन है कि इन 30 देशों में अगर कोई भी देश अटैक करता है तो सारे के सारे 30 देश इकट्ठे होके उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। तो ये यूएसएसआर का और रशिया का हमेशा से ही दुश्मन रहा है, तो रशिया इनका दुश्मन रहा है, ऐसा माना जाता है। तो जब ट्रीटी हुई थी यूएसएसआर रशिया के बीच में कि नाटो अपना जो बाउंड्री है वो रशिया के नजदीक में नहीं लाएगा, नजदीक के कुछ देशों में भी, चाहे वो पोलैंड है, चाहे वो हंगरी है, ये वाले एरिया में, मतलब यूएसएसआर के या रशिया के आसपास के देशों में नाटो आसपास के देशों को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। ये ट्रीटी हुई थी कभी किसी समय में। अब यूएसए ने या फिर नाटो ने वो सारी ट्रीटीज को तोड़ के नाटो को आगे बढ़ाया। अब फाइनली रशिया का क्या कंसर्न था, रशिया का कंसर्न ये था कि अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाता है तो यूएसए की सेना या फिर नाटो की सेना रशिया के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। दरवाजे पे खड़ी यूक्रेन से कितना दूर है मॉस्को, वो तो कभी भी मॉस्को को अटैक कर सकते हैं। तो सबसे मेन कंसर्न तो रशिया का ये था कि कोई भी देश अपने दुश्मन को अपने दरवाजे पर आने की इजाजत नहीं दे सकता है। और खासकर तब जब यूक्रेन खुद ही एक यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, यूएसएसआर से टूट के यूक्रेन अलग देश बनाए, और यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ी एक ऐसी पॉपुलेशन है जो रशिया का सपोर्ट भी करती है। फिर भी वहां की जो गवर्नमेंट है वो एंटी रशियन गवर्नमेंट है या फिर प्रो यूएसए गवर्नमेंट है। तो ऑब्वियसली रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए, इसके लिए उसका रीजन वैलिड है एक चीज। और इसका एग्जांपल ऐसा नहीं है कि भाई यूक्रेन तो इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो जो मर्जी करना चाहे, कैसे रोक सकते हो। देखो, सेम यही चीज कब हुई थी, जब क्यूबा, जो अमेरिका का बिल्कुल पड़ोसी है, तो क्यूबा को बहुत सपोर्ट किया था। हालांकि क्यूबा आज भी रशिया के साथ है, उस टाइम पे भी यूएसएसआर ने बहुत सपोर्ट किया था क्यूबा को, अपने मिसाइल्स, अपना पूरा हथियार क्यूबा को दिया था लड़ने के लिए। तो अमेरिका ने यही बात बोली थी कि वो बहुत नजदीक है। हालांकि क्यूबा तो अमेरिका के साथ कोई ग्राउंड बाउंड्री भी शेयर नहीं करता है, नजदीक है लेकिन उसके साथ भी नहीं लगता है, बस नजदीक है। यहाँ तो यूक्रेन बिल्कुल रशिया के साथ साथ ही लग रहा है। तो रशिया के पास मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा रास्ता था। हालांकि बातचीत करने का रास्ता हमेशा ही खुला रहता है, होता है,
लेकिन ठीक है, रशिया को लगा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसने चढ़ाई कर दी। एक बात, क्योंकि ही वॉज कंसर्न अबाउट हिज सिक्योरिटी, हिज कंट्रीज सिक्योरिटी, कि अपने देश की सिक्योरिटी भी उसको ज़रूरी है। और जब नाटो ने ही अपनी ट्रीटी को तोड़ दिया है तो रशिया भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया। दूसरा, इन सारे बीच में फायदा किसका हुआ? यूक्रेन लड़ रहा है, यूक्रेन तो तबाह भी हो सकता है, नस्तो नाबूद हो सकता है। लड़ाई में चाहे कोई कितना ही पावरफुल हो, नुकसान सभी का होता है। रशिया का बहुत नुकसान होने वाला है, चाहे इकोनॉमिकल है, बहुत साल पीछे चला जाएगा रशिया। ये भी यूएसए को पता है, सबको पता है, यूएसए को खुद को भी पता है, लेकिन फिर भी यूएसए ने इस लड़ाई में कूदा है, रशिया इस लड़ाई में कूदा है। दो बात, अब जब इनकी लड़ाई हो रही है, फायदा किसका है? देखो, यूएसए का तो फायदा ही फायदा है। यूएसए क्या करेगा? यूएसए बना ही अपने हथियारों को बेच बेच के बना है। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, यूएसए ने कितना काम किया, क्या किया? पूरे यूरोप को हथियार ही तो बेचे हैं, और उनको हथियार बेच बेच के खुद की इकोनॉमी स्ट्रांग कर दी है, खुद पावरफुल हो गया। तो कुल मिला के यूएसए इज अ बिजनेस कंट्री। वो बिजनेस करती है, और बिजनेस कर करके ही वो अपना इकोनॉमी को आगे ले जा रही है और बढ़ा रही है। और उसका बिजनेस होगा, जितनी लड़ाइयाँ होगी उसका बिजनेस बढ़ता जाएगा। और ये सारे रीजन से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसका विलेन उकसाया किसने? यूएसए ने बहुत ज्यादा उकसाया। यूएसए ने यूक्रेन को बोला तुम आगे रहो, हम तुम्हारे साथ है। यूक्रेन पूरी यूएसए की कठपुतली सरकार कि तुम आगे रहो, हम तुम्हारे साथ है। कोई अटैक करेगा, हम तुम्हें बचाएंगे। हम अपनी आर्मी, अपनी सेना, अपने हथियार, अपने फाइटर प्लेन्स, अपने मिसाइल्स, सब कुछ एनिमेशन, सब कुछ हम यूक्रेन को देंगे, हम यूक्रेन की रक्षा करेंगे। और अब क्या बोल रहा है यूएसए? यूएसए कुछ नहीं बोल रहे। हम रशिया पे प्रतिबंध लगा देंगे, इकोनॉमिकल प्रतिबंध लगा देंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। इसके अलावा कुछ बोल देंगे? ग्राउंड में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि पता है अगर ग्राउंड में आएगा तो नुकसान तो सबका होगा। तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूएसए की दोस्ती, यूएसए की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। या तो चुपचाप पीछे बैठता कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, तुम जैक क्यों दे रहे हो, तुम उकसा क्यों रहे हो, है ना? और रशिया को तुम हुल दे रहे हो कि हाँ ठीक है भाई, हम आके दिखाओ, आके बताओ, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो और यूक्रेन को तो पता था ही कि यूक्रेन रशिया के साथ नहीं लड़ सकता। यूक्रेन तो चाह रहा था कि अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा, सोच रहा था नाटो देश यूक्रेन का साथ देंगे, किसी ने नहीं दिया। अभी जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग होने वाली है, अब वो फैसला वहां पे आएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी एक देश अगर वीटो कर देगा, कोई भी 5 देशों में से एक देश, जो चाइना करेगा ही करेगा वीटो, अगर वो रशिया के खिलाफ एक्शन लेने की बात करते भी है तो चाइना तो वीटो करेगा ही। इंडिया का क्या पक्ष रहने वाला है, ये भी मैटर करता है। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है? इसमें विलेन कौन है, किसकी गलती है? कमेंट में जरूर एक बार बता देना कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन है इस पूरे वॉर का, वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे बड़ा विलेन कौन है? किसकी वजह से ये लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा बड़ी है? क्या रशिया सच में ही ये फैसले अपने देश के हित में उठा रहा है, अपने देश की सिक्योरिटी के लिए उठा रहा है? क्या सच में गलती यूक्रेन की है? यूक्रेन को इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता क्या यूक्रेन का अधिकार नहीं है? या फिर सच में ये यूएसए की शैतानी खोपड़ी है जिसने यूक्रेन को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया और अब चुपचाप से पीछे हट गया? अफगानिस्तान में भी तो यही किया, पतली गली से निकल गया। इंडिया में भी जब आया था, जब इंडिया और पाकिस्तान की 1971 में लड़ाई चली थी, जब बांग्लादेश बना, तो उस टाइम पे भी पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि यूएसए पाकिस्तान का सपोर्ट करने आएगा। आया भी। यूएसए के 7 जहाजी बेड़े भारत को काउंटर करने के लिए, इंडिया को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन में आ गए। तो लेकिन वहां पे हमारा दोस्त रशिया पहले से ही खड़ा था। रशिया के 40 जहाजी बेड़े पहले से ही खड़े थे। हालांकि यूएसए ने धमकी भी दी रशिया को कि तुम हट जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो रशिया ने बोला ठीक है आ जाओ। तो रशिया ने वहाँ पे इंडिया का साथ दिया था और हम सक्सेसफुल हुए थे उस लड़ाई में। हमने पाकिस्तान को और बांग्लादेश से अलग कर दिया था, या बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था।
और जब यूएसए को लगा कि नहीं, हमारी दाल गलने वाली नहीं है, तो वहाँ से यूएसए फिर से पतली गली से निकल गया था। अफगानिस्तान में पतली गली से निकल गया जब उसे लगा कंट्रोल के बाहर है। जहाँ जहाँ ऐसे लगता है कि पहले वो लड़ाई में दूसरे को हुल दे के, होता है ना, एक दोस्त तुम्हारा ऐसा होता है कि वो तुम्हें जैक देता है, अरे ऐसे करो, ये करो, वो करो, लड़ लो, देखी जाएगी। और जब सच में ही लड़ाई होती है या सच में ही वैसा कुछ होता है, वो खुद साइड में खड़ा हो जाता है या निकल लेता है, सबसे भागने में सबसे पहले तैयार है। हालांकि अमेरिका कोई कमजोर देश नहीं है, बहुत पावरफुल देश है, शायद सबसे पावरफुल देश है, लेकिन वो पंगे नहीं लेता। उसको, वो बहुत सेल्फिश है, वो बिजनेस करेगा, वो हथियार बेचेगा, वो अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करेगा, ऐसी चीजों में पड़ेगा नहीं। तो डर किसकी शैतानी खोपड़ी है, कौन इसमें मॉन्स्टर है, कौन इसमें बेचारा है, और गलती किसकी है, आप लोग इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और हम अगली वीडियो फिर से ला रहे हैं, इसके बाद अगली मेरी वीडियो है, उसमें हम इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे कि ये रीज़न क्या है, ये यूक्रेन रशिया का विवाद है क्या। अभी तो हमने सिर्फ विलेन की बात की है, इसके विवाद की बात करेंगे। आखिर ये हुआ क्यों, हो क्या रहा है, हम लोग ये सोच रहे हैं यार ये चला हुआ क्या है, ये हो क्या रहा है। तो खैर, उस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं थोड़ी देर में। तो गाइस स्टे सेफ। और फिर से एक बात, लड़ाई चाहे दो लोगों के बीच है, दो घरों के बीच है, दो गांवों के बीच है, लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लड़ाई को जितना अवॉइड किया जा सकता है बेहतर है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।